हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। क्या हाल चाल है भैया आप सभी का? सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? भाई सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे सेशन में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है आप लोगों की मुगल डायनेस्टी की। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। आज का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मुगल डायनेस्टी आखिर इसका नाम मुगल क्यों पड़ा? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये हो जाता है कि दिल्ली में शासन करने वाले जितने भी शासक हैं उन सभी ने सुल्तान की उपाधि ली, उनको हम सुल्तान कहते हैं। मुगल जो शासक हैं उनको मुगल क्यों कहते हैं? पहली बात तो पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि इनको मुगल क्यों कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है कि इनको सुल्तान क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो दिल्ली में राज करने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? सुल्तान कहते हैं। और इसी वजह से उसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ठीक है। अब आप देखेंगे मुगलों को, तो मुगलों को सुल्तान नहीं बल्कि क्या कहते हैं? जैसे बाबर बादशाह कहते हैं, हुमायूं बादशाह, अकबर बादशाह, जहांगीर बादशाह, तो इनको हम सब बादशाह बोलते हैं। तो क्या डिफरेंसेस हैं सुल्तान और बादशाह में, आज हम इसको ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये मुगल शब्द कहाँ से आया और इस मुगल शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मुगल का मतलब मुसलमान होता है ना? लेकिन बच्चों एक बात जान लीजिए कि मुगल शब्द का मतलब मुसलमान नहीं होता है, ध्यान रखना। जैसे आप सब लोग आम को इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, ठीक ऐसे ही मंगोल को फारसी में मुगल कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर इसमें मंगोल कहाँ से आ गए? तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या आज आप पढ़ेंगे, बाबर का जो बहुत ज्यादा दूर का जो रिश्ता है वो मंगोलों से है। अब कैसे मंगोलों से है? ऐसा माना जाता है कि जो बाबर की माता जी हैं उनका संबंध मंगोल खानदान चंगेज खान के परिवार से था। ठीक है। और बाबर के पिताजी जो थे वो तैमूर की फैमिली से थे, चगताई तुर्क थे। बाबर जब भारत में आया तो उसने ये महसूस किया कि यहाँ पर मंगोलों का डर बहुत ज़्यादा है। तो उसने जो है यहाँ पर मंगोलों के नाम से बोला कि मैं उन्हीं के परिवार से हूँ, चंगेज खान के परिवार से, मंगोल परिवार से। इसलिए आप जानते दिल्ली की लैंग्वेज फारसी थी, इसलिए उनको मंगोल की जगह मुगल कहा गया। ठीक है ना? ओके। तो आइए देखते हैं सबसे पहले। तो जो ये मुगल शब्द है, अगर यहाँ पे आप सब लोग देखेंगे इस चीज को कि मुगल जो शब्द यहाँ देखने को पा रहे हैं, जैसे यहाँ मैं आपको बोलूं मुगल, है ना, मुगल बोलूं, तो ये मुगल जो शब्द है तो ये शब्द कहाँ से आया है? मंगोल शब्द से आया है। यानी मंगोल से बना हुआ है मुगल। ध्यान रखना इस बात का, कहाँ से बना है? मंगोल से बना है मुगल, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? मंगोल, मंगोल को फारसी में, फारसी में मुगल कहा गया है। क्या कहा गया है? मुगल कहा जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आप सभी को कि जो ये मुगल है ये मंगोल को फारसी में मुगल कहा जाता है। तो जो ये मुगल शब्द है ये कहाँ से आया है? ये आया है आपका मंगोल से, मंगोल जिनको फारसी में मुगल कहते हैं। एक तो पॉइंट ये हो जाता है। अब दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पे बाबर की हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बता देना चाहूंगा। भारत में, भारत में मुगल वंश, है ना, मुगल वंश की स्थापना, की स्थापना, स्थापना किसने किया है? जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, भारत में मुगल वंश की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के इतिहास को समझना चाहूंगा, पढ़ना चाहूंगा और आप सभी को बताना चाहूंगा कि आखिर इस बाबर का इतिहास है क्या। तो यहाँ पे आप सभी लोगों के सामने क्या आ रहा है? एक शब्द जिसका नाम है बाबर। तो पहली बात तो आ जाती है कि भाई इस बाबर का अगर हम बात करें, इस बाबर का जन्म जो हुआ है वो हुआ है 14 फरवरी 1483 को। ये कहाँ हुआ है? फरगना,
कहाँ हुआ है? फरगना। और फरगना आज कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, फरगना उज्बेकिस्तान। ये पहले क्या था? यूएसएसआर का हिस्सा, पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, यानी रूस का हिस्सा हुआ करता था, हिस्सा था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बाबर का जन्म जो हुआ था वो जिस देश में हुआ था वो पहले किस देश का हिस्सा था? तो ये यूएसएसआर का हिस्सा था फरगना। तो बाबर, अगर मैं बात करूं इसकी जाति क्या थी, इसकी जाति ध्यान रखना, इसकी जाति क्या है? तो इसकी जाति जो है वो है, जाति जो है ये है चगताई। चगताई, ध्यान रखना, ये जाति क्या है इसकी? चगताई तुर्क है, चगताई, ध्यान रखना, चगताई तुर्की, ध्यान रखना, चगताई तुर्की इसकी क्या है? जाति है। ठीक है बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, इसकी जाति क्या है? चगताई तुर्की है। और ये उज्बेक जो है वंश से संबंधित है, उज्बेक, ध्यान रखना, उज्बेक मुस्लिम है, ऐसा माना जाता है, उज्बेक कौम है इसकी, उज्बेक मुस्लिम है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जो ट्राइब है वो उज्बेक है और जो जाति है वो चगताई तुर्की है। और एक बात का ध्यान रखना, इस बाबर की जो लैंग्वेज है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो भाषा है वो भाषा भी क्या है? तुर्की है, या यूं कहें चगताई तुर्की है, ध्यान रखना, चगताई तुर्की, ध्यान रखना। इसकी जो भाषा है वो या तो आप जनरली क्या बोलते हैं? तुर्की बोलते हैं या चगताई तुर्की बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी भाषा क्या है? चगताई तुर्की है। इतनी बात तो आप सभी को क्लियर हो गई होगी, मैं ये उम्मीद कर पा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये किस जाति से है? चगताई तुर्क ये जाति है, और ये उज्बेक मुसलमान था या उज्बेक मुस्लिम था, ठीक है ना। और एक बात का ध्यान रखना, जिस वंश की अगर मैं बात करूं, ये किस वंश में पैदा हुआ था? तो ये संसबनी वंश में था। ध्यान रखना, आगे चल के जो बात आती है संसबनी, या जिसको कहते हैं खानदाने तैमूरी। क्या कहते हैं? खानदाने तैमूरी। अब देखें, अगर मैं बाबर की और आगे यहाँ पे डिस्कशन करूं तो बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा। कौन थे? उमर शेख मिर्जा, ध्यान रखना इस बात का, और लिखते हुए चलना बच्चों, है ना, लिखते हुए चलना, उमर शेख मिर्जा। और बाबर की जो माता हैं वो हैं कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खानम, ठीक है। अब यहाँ पे इतिहास में कई सारी बातें जुड़ के आती हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, उमर शेख मिर्जा जो है, अगर आपसे पूछा जाता है उमर शेख मिर्जा, तो ये क्या है? तैमूर के खानदान से, ध्यान रखना, ये क्या है? तैमूर के खानदान से, ठीक है। और कुतलुग निगार खानम जो आ रही हैं आपकी, इनके बारे में बताता है कि ये चंगेज, ध्यान रखना, चंगेज खां के खानदान से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पिता उज्बेक था, माँ मंगोल थी। यहाँ पे क्या कह सकते हैं? तो इसका पिता उज्बेक था और माँ क्या थी? मंगोल थी। यहाँ पे आप ऐसे पॉइंट कर सकते हैं कि इसका पिता क्या है? उज्बेक था और माँ क्या थी? मंगोल थी। ठीक है, पिता क्या है? उज्बेक था और माँ क्या है? मंगोल थी। ये बात आप सब लोग अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छे से इसको आप नोट कर सकते हैं। पिता उज्बेक या चगताई तुर्क और माँ क्या थी? मंगोल थी। अब यहाँ पे रिलेशंस जो लगाए गए, वो रिलेशंस क्या लगाए गए बच्चों? ध्यान रखना, बाबर पिता की तरफ से, पिता कौन है इसके? उमर शेख मिर्जा। पिता की तरफ से तैमूर का पांचवी पीढ़ी था, या पांचवा वंशज या पीढ़ी था, ठीक है, ओके। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाता है?
बाबर माँ की तरफ से, माँ कौन है? कुतलुक निगार खानम, ठीक है। माँ की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था, 14वां वंशज था। इस बात का ध्यान रखेंगे, 14वां वंशज था, इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। बाबर जो है अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था या पीढ़ी था, और माँ की तरफ से चंगेज खान का क्या है? 14वां वंशज है, ठीक है। ये तो हो गया इनके पूरे फैमिली का पॉइंट, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बात की जाती है लगभग, यहाँ पे पॉइंट मैं पॉइंट कर रहा हूं, पॉइंट नोट करेंगे। जब बाबर 9 वर्ष का था, 9 वर्ष का था, तो इसके पिता की मौत हो गई, ठीक है। इसके पिता की मौत हो गई। ध्यान से सुनना, जो मैं आपको स्टोरी में सुनाता हूं वो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। ओके, तो जब बाबर 9 साल का था तो इसके पिता की मौत हो गई। इसके चाचा, ठीक है, ने फरगना पर कब्जा कर लिया, ध्यान रखना, ठीक है। फरगना पर क्या किया? कब्जा कर लिया, ठीक। अब देखिए, बाबर जब 9 साल का था तो इसके पिता की मौत हो गई और इसके चाचा ने फरगना पर कब्जा कर लिया। जब इसके चाचा ने कब्जा कर लिया तो जो कुछ लोग उमर शेख मिर्जा के पक्ष में थे वो ये चाहते थे कि बाबर को गद्दी पर बिठाया जाए, भले ही वो 9 साल का है। लेकिन इसके चाचा शेख मिर्जा जो है वो पूरी तरीके से कब्जा कर चुके थे फरगना पे, और वो ये बात जानते थे कि आज नहीं तो कल जब बाबर बड़ा होगा तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा। तो कहते हैं कि बाबर को मार डालने का ये लोग प्लान बनाए, ठीक है ना। और जब प्लान बनाए तो उस समय एक यहाँ पर एक मंत्री उठ के खड़ा होता है और वो कहता है कि एहसान दौलत बेगम का खानदान इतना भी कमजोर नहीं है कि वो अपने प्रतिद्वंदी का सामना ना कर सके। अब यहाँ पर एक नाम आप सुनने को पा रहे हैं, एहसान दौलत बेगम। एहसान दौलत बेगम ये वो महिला थी जो शासिका तो नहीं रही फरगना की, लेकिन शासन का बागडोर अपने हाथ में जरूर संभालती थी। एहसान दौलत बेगम कोई और नहीं बल्कि उमर शेख मिर्जा की माता थी, यानी बाबर की दादी थी, जो कि बहुत ही पावरफुल लेडी थी। तो यहाँ पे आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, यहाँ आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि बाबर की जो दादी हैं, इसकी जो दादी हैं, यहाँ चाहें तो मेंशन कर सकते हैं एहसान दौलत बेगम। ये बहुत ही पावरफुल लेडी है, ध्यान रखना। तो एक मंत्री खड़ा होता है और कहता है कि एहसान दौलत बेगम का खानदान इतना कमजोर नहीं है कि वो अपने प्रतिद्वंदी का सामना नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बाबर 9 साल का था, उसके चाचा ने क्या किया? फरगना पर कब्जा कर लिया और बाबर को मारने की योजना बनाई कि भैया बाबर को मार दो, नहीं तो आज नहीं तो कल ये फिर से फरगना पर कब्जा कर ही ले। कुछ मंत्रियों की मदद से है ना, कुछ मंत्रियों की मदद से बाबर फरगना से भाग निकला। अब जब ये फरगना से भाग निकला बच्चों, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये पॉइंट ध्यान रखना कि अपने चाचा से जान बचाने के लिए ये फरगना को छोड़ देता है और कुछ मंत्री इसके सपोर्ट में भी हैं। तो बाबर फरगना से भाग निकला। अब भागने के बाद क्या हुआ? तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 माह
तक 2 माह तक सिंध में रहा। सिंध यानी भारत, सिंध में रहा। ध्यान रखना यहाँ पे, यानी वहां फरगना से भाग के आया भारत और 2 महीने तक ये कहाँ रहा? सिंध में रहा। ठीक है। इसके बाद ईरान गया। ईरान गया। ठीक है। इसके बाद कहाँ गया? ईरान गया। ईरान, यहाँ के लोग जो है वो शिया हैं। ईरान के जो लोग हैं वो क्या है? शिया हैं। और बाबर जो ठहरा वो क्या ठहरा? सुन्नी मुसलमान। ठीक है। तो ये जो आदमी है 2 माह तक सिंध में रहता है और उसके बाद शरण कहाँ लेता है? इसके बाद ईरान गया, ईरान में शरण ली। ईरान में शरण ली। 2 वर्ष तक रहा। 2 वर्ष तक रहा। और ध्यान रखना, और बाबर ने शिया संप्रदाय अपनाया। शिया संप्रदाय अपनाया। अब चूंकि एक बच्चा है 9-10 साल का, तो उसको उतना संप्रदाय का क्या नॉलेज? मेरी बात ध्यान समझना। एक 9-10 साल के बच्चे को धर्म और संप्रदाय का उतना क्या नॉलेज? अब जहां पर इसने शरण लिया है वहां पे सब शिया मुसलमान हैं, तो शिया मुसलमानों की पूजा पद्धति थोड़ी सी डिफरेंस है सुन्नी मुसलमानों से। अब चूंकि 10 साल का बच्चा है, 2 साल तक वहां पे रहा, तो उसने भी वही रूल फॉलो किया। तो इसलिए तमाम इतिहासों में जानकारी मिलती है कि बाबर तो सुन्नी मुसलमान था, लेकिन 2 साल तक ये ईरान में रहा और उनके साथ रह करके उनकी संस्कृति और कल्चर को उसने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। तो इसने भी शिया संप्रदाय अपनाया, 2 साल तक वो रहा। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ साथियों, ध्यान रखेंगे आप सब लोग। लगभग 2 साल जब ये बीत गए तो कितने साल का हो गया होगा? ये 11 साल का हो गया होगा। ठीक है। तो क्या हो गया? 1494 ईस्वी में बाबर, अब बाबर जो है ये कितने साल का है? 11 साल का है ना। बाबर ने ईरान की मदद से फरगना पर कब्जा किया। फरगना पर क्या किया? कब्जा किया। ध्यान रखना यहाँ पे, फरगना पर क्या किया? इसने कब्जा किया। तो यहां पर क्या हुआ कि 1494 ईस्वी में बाबर ने ईरान की मदद से फरगना पर अपना कब्जा कर लिया। अब फरगना पे ये कब्जा जब किया तो ये क्वेश्चन एक बार आता है कि वो कौन सा मुगल शासक था जो सबसे कम उम्र में गद्दी पर बैठा था? तो ये था बाबर। और इसके बाद नंबर आता है अकबर का। ठीक है। अकबर 13 साल की उम्र में और ये 11 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा और शासन करना शुरू किया। ठीक। अब बाबर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो थी क्या? काबुल पर विजय प्राप्त करना। ठीक है ना। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी, इस बात का ध्यान रखना। यहां से फिर क्या हो गया? ये पूरी तरीके से चंगेज खान की तरह से, क्योंकि इसकी माँ क्या थी? मंगोलिया से थी, तो इसके अंदर भी वो चंगेज खान के कुछ एसेंस थे। तो ये भी क्या करता था? चंगेज खान की तरीके से छोटी छोटी सैनिक टुकड़ियां बनाता था, रात में अटैक करता था, उनके राज्य पर आक्रमण करके वहां पे छीना झपटी कर लूट मार करना, है ना। इस तरीके का काम इसने स्टार्ट किया। अच्छा, इससे इसको बेनिफिट क्या हुआ कि जब ये किसी राज्य पे अटैक करता था तो वहां से जो भी पैसे या कुछ भी मिलते थे ये सारा का सारा अपने सैनिकों में बांट देता था, है ना। सारा का सारा पैसा अपने सैनिकों में बांट देता था, क्योंकि उसको ये पता था कि सैनिक ही हमारी प्रॉपर्टी हैं और अगर सैनिक पूरे मन के साथ युद्ध करेंगे हमारे साथ तो हम बड़ी से बड़ी रियासत को जीत जाएंगे, और अगर हम सैनिकों के साथ ही व्यवहार अच्छा नहीं करेंगे तो हम कोई भी रियासत नहीं जीत पाएंगे। तो ये इतना समझदार था, जरा सोचे। और सिंपल सी बात है, जिसको बहुत बड़े राजा के रूप में आगे बनना होता है उसकी यही सारी खूबियां होती हैं। तो बाबर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने कब्जा किया, और सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी जो आती है वो 1505 की आती है। 1505 में काबुल पर विजय प्राप्त किया। काबुल पर विजय प्राप्त किया। अब काबुल पर विजय प्राप्त किया तो यहां पर एक बात ध्यान रखना
काबुल पर विजय प्राप्त करने के दौरान यहां पर 2-3 घटनाएं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? काबुल पर विजय प्राप्त किया तो यहां इसकी मुलाकात बाबरी से हुई। ठीक है, इसकी मुलाकात, बाबर की मुलाकात, ध्यान रखना, बाबर की मुलाकात जो है वो बाबरी से हुई। बाबर की मुलाकात बाबरी से हुई, बाबरी से हुई। अब बाबरी कौन था? यहां पे एक बात ध्यान रखना, बाबरी कौन था? बाबरी जो है एक सिपाही था, ध्यान रखना, और उसने क्या किया था, इस लड़ाई में बाबर का भरपूर साथ दिया था। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में ये मारा गया था, इस बात का ध्यान रखना। तो बाबर की मुलाकात बाबरी से हुई, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, युद्ध जीतने के बाद, ध्यान रखना, युद्ध जीतने के बाद, जीतने के बाद युद्ध जीतने के बाद सारे धन या सभी लूटे धन को, ध्यान रखना, सभी लूटे धन को, लूटे हुए धन को, लूटे हुए धन को सैनिकों में बांट दिया, सैनिक में बांट दिया, सैनिक में बांट दिया। अब सैनिक में इसने बांट दिया। अब जब सैनिक में इसने इसको बांट दिया तो इसको क्या कहा गया? कलंदर कहा गया। इसे दानी या इसे क्या कहा गया? कलंदर, कलंदर कहा गया, ध्यान रखना, कहा गया। ठीक है, 1507 में, ध्यान रखना, 1507 में इसने पद पादशाह या जिसे आगे चल के बादशाह कहा गया, बादशाह की उपाधि ली, की उपाधि धारण की। ठीक है, अब जैसे आप सब लोगों ने पढ़ा कि जो ये मुगल शब्द है ये मंगोल से बना हुआ है, यानी मंगोल को ही फारसी में मुगल कहते हैं। अब यहां पे इसने क्या उपाधि लिया है? पद पादशाह या बादशाह का। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बाबर ने जो है खलीफा की शक्तियों को नकार दिया। इसने कहा कि खलीफाओं के अंडर में हम रह करके शासन नहीं करेंगे, हाँ इतना जरूर करेंगे कि हम उनको पैसे भिजवा देंगे, हम इतना जरूर करेंगे कि उनके द्वारा बताए गए धार्मिक इंस्ट्रक्शंस या इस्लाम से जुड़े हुए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हम फॉलो करेंगे, इस्लाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। लेकिन अब आप ये कहिए कि जो खलीफा हैं वही हमारा भविष्य डिसाइड करेंगे, वही ये तय करेंगे कि राजा कौन है, वही ये तय करेंगे कि किसको उपाधि देना है किसको नहीं देना है, तो हम इनको नहीं मानेंगे। हम बादशाह हैं, यानी हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड हैं। ठीक है, तो इसने क्या है, उपाधि क्या लेता है? ये बादशाह की उपाधि लेता है। इस बात का ध्यान रखना, जो कहलाता है ईश्वर या ईश्वर का प्रतिरूप या ईश्वर का प्रतिनिधि, इसका मतलब होता है बादशाह का। ठीक है, ओके। तो इसने पद पादशाह या बादशाह की उपाधि यहां पे धारण की। अब बात आती है कि इन दिनों बाबर की उपलब्धि इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी साथियों, इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी बाबर की कि पूरी दुनिया में तो नहीं कह सकते हैं, बट सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में बाबर का एक नाम चलने लगा था, एक सिक्का चलने लगा था, और बाबर को हर कोई इनवाइट करता था। अगर छोटे मोटे झड़प होती थी या छोटा मोटा युद्ध जीतना होता था तो हर आदमी जो है बाबर को इनवाइट करता था। अब आप जानते हैं कि बाबर ने जब काबुल पर विजय प्राप्त किया तो इसने सारा कुछ दान कर दिया, कलंदर कहा गया, ये सब चीजें थी। इसके साथ साथ इसने अपनी एक इच्छा भी जाहिर की थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट वो इच्छा क्या है आप जान लीजिए। इसने एक इच्छा जाहिर की थी कि अगर मैं मरूंगा, कहीं भी मरूंगा, तो मुझे लाके काबुल में दफना देना। ठीक है, ये इसकी एक डेथ विश थी कि मेरे मरने के बाद मुझे यहीं पे दफना देना। ठीक, अब बात आती है भारत अभियान, है ना, बाबर का भारत अभियान। तो बाबर का भारत अभियान अगर आप यहां पे देखें, भारत अभियान, तो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा यहां पे आपके सामने आ रहा है कि क्या बाबर ने पानीपत के अभियान से पहले भी कोई अभियान किया था?
तो साथियों एक बात का ध्यान रखना, अभी मैं पानीपत पे आऊंगा लेकिन थोड़ी सी एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा तो आऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था, है ना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। क्या क्वेश्चन है, तो वो पॉइंट आप लोग लिख लेंगे कि बाबर ने पानीपत युद्ध से पहले युद्ध से पहले भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। ध्यान रखना, पानीपत युद्ध से पहले भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे। कौन आक्रमण किया था? बाबर ने। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पानीपत पे आक्रमण से पहले बाबर खुद 5 बार प्रयास कर चुका था, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था पूरी तरीके से कि वो भारत पर अपना शासन फैला सके। अब आप देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 बार इसने आक्रमण किया लेकिन सफल नहीं हुआ। पानीपत में ये क्यों सफल हो गया, अब कहानी भी आपको सुनाते हैं, लेकिन एक लाइन और लिख लीजिए कि बाबर ने पानीपत युद्ध से पहले 5 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण जो है पहला आक्रमण इसने सिंध क्षेत्र में किया था। पहला आक्रमण यूसुफ जई, ध्यान रखना, यूसुफ जई जनजातियों पर किया था, ठीक है। ये लगभग 1519 के आसपास की ये घटना आती है। अब बच्चों यहां पर मैं एक जिक्र करूंगा पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध, और इसी में एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, ध्यान रखना, प्रथम युद्ध। मेरे प्यारे बच्चों, पानीपत का प्रथम युद्ध आप सब लोग जानते हैं, ये लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। और ये पानीपत आपके कहाँ पे है, आप सब लोग जानते हैं, ये आपके राज्य हरियाणा में, ठीक है। ये राज्य कहाँ है आपका? हरियाणा। और पानीपत का युद्ध जो हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है, ये हुआ था युद्ध। अब एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर इसके आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। याद करिए कि इब्राहिम लोदी जब राजा बना था, ठीक है, तो उसकी लड़ाई राणा सांगा के साथ हुई थी, जिसे हम सभी लोग कहते हैं बैटल ऑफ खतौली, जो आप लोगों ने कल या परसों जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको लिखाया होगा, ठीक है। खतौली का जब युद्ध हुआ था तो आखिर राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया क्यों, एक क्वेश्चन आता है। तो आपको मैंने बताया था कि दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी जो इब्राहिम लोदी के बहुत ही क्लोज थे, साथ ही साथ इनमें से एक उनका चाचा है और एक जो है पंजाब का गवर्नर है, ये लिखाया था मैंने, ठीक है। तो जो ये दौलत खां और आलम खां लोदी थे, जो इनके गवर्नर थे, जो इनके चाचा थे, वो इब्राहिम लोदी के शासन को मान्यता नहीं दे रहे थे, या यूं कहें इनके शासन से वो लोग खुश नहीं थे, और वो इब्राहिम लोदी से और ज्यादा जागीरें और ज्यादा स्टेट की मांग कर रहे थे। लेकिन इस बात को लेके इब्राहिम लोदी ने उनको कई बार मना भी किया था। इस वजह से दौलत खां और आलम खां लोदी ये चाहते थे कि हम इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा दें। अब इब्राहिम लोदी के पास सेना लगभग 1.5 लाख या 2 लाख के आसपास सेना थी। अब इतने बड़े राजा को हराने के लिए कम से कम इतना ही बड़ा राजा और चाहिए। तो उन दिनों भारत के सबसे शक्तिशाली राजा जो थे मेवाड़ के राणा सांगा थे। तो ये दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी राणा सांगा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि सर, आप इब्राहिम लोदी से युद्ध करिए और उसको आप हराइए। आप इब्राहिम लोदी को हरा देंगे तो आपको हम इतना इतना पैसा देंगे। तो उन्होंने कुछ एडवांस दिया भी, ठीक है। और साथ ही साथ एक समझौता ये हुआ कि अगर इब्राहिम लोदी हार जाता है तो जो पंजाब का एरिया है या काबुल का एरिया है, जो सिंध का एरिया है,
उसे हम लोग ले लेंगे और दिल्ली और राजस्थान से, हरियाणा से सटे हुए जो क्षेत्र हैं वो मेवाड़ का हिस्सा बन जाएगा। तो इस पर इनकी संधि हो गई कि चलो ठीक है, हम साथ देते हैं। तो खतौली का युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया, लेकिन बच्चों इब्राहिम लोदी हारने के बावजूद भी वो भागने में सफल हो गया और वो भाग के अपने राजधानी दिल्ली पहुंच गया। और जब ये दिल्ली पहुंच गया तो इसने अपनी सेना फिर से संगठित कर ली। और आप जानते हैं कि जब तक राजा की हत्या नहीं होती है तब तक सैनिकों में दबदबा और जुनून बना रहता है। तो इस प्रकार इब्राहिम लोदी दिल्ली पहुंच गया और राणा सांगा इस लड़ाई में घायल भी हुए और उनके सैनिक भी बहुत घायल हुए थे। लेकिन दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी जो अभी तक हिडन में थे, अब वो एक्सपोज हो गए इब्राहिम लोदी के सामने कि इब्राहिम लोदी को ये पता चल गया कि मुझे गद्दी से हटाने के लिए राणा सांगा को हमारे विरुद्ध खड़ा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने लोग ही थे। अब इब्राहिम लोदी जो है उसने दौलत खां और आलम खां लोदी को पंजाब की गवर्नरशिप से हटा दिया और उन्हें शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया कि कहीं भी दिख जाए उनको मारो और लेके आओ दरबार में। ठीक है, अब ऐसे में क्या हुआ, छुपते छुपाते जिंदगी बिता रहे थे आलम खां दौलत खां, क्योंकि इनका मामला फेल हो चुका था। ये लोग करीब करीब 2-3 साल के बाद राणा सांगा के पास पहुंचे फिर से और उन्होंने कहा कि सर, आपने इब्राहिम को हराया तो, लेकिन आपने उसको भाग जाने दिया। तो राणा सांगा ने कहा कि हाँ, मैंने इब्राहिम को हराया, लेकिन जब वो भागने लगा तो मैंने उसके पीठ पे वार नहीं किया, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा शास्त्र ये सिखाता है कि अगर कोई युद्ध मैदान से भाग रहा हो या पीठ कर दिखा रहा हो तो और उस पर वार नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उस पर वार नहीं किया। लेकिन ठीक है, आने वाले समय में हम उसका सामना करेंगे। अब दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी की समस्या ये थी कि वो ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने राणा सांगा से कहा कि सर, आप उनके साथ फिर से युद्ध करिए। तो राणा सांगा ने कहा, देखिए अभी हम युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो हम भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाए हैं और हमारे राज्य के कई ऐसे सैनिक हैं जो अभी भी घायल हैं और जो लोग मरे हैं उनको हमने कंपनसेट किया है। इस वजह से हमारा जो राजकोष है वो भी थोड़ा बहुत खाली हुआ है। तो अभी हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम फिर से जाके फाइट कर सके, हमें कुछ समय और चाहिए, तब हम लड़ेंगे। तो 1-2 साल और बीत गया। राणा सांगा की तबीयत आए दिन जो है ठीक नहीं रहने लगी, खराब रहने लगी। तो राणा सांगा ने उतना इच्छा जाहिर नहीं की लड़ाई लड़ने के लिए। उसने कहा कि भाई अभी तो हम स्वस्थ नहीं हैं, अभी हम नहीं लड़ पाए। अब आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी अंदर ही अंदर ये सोच रहे थे कि अब तो लगता है ये साहब लड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनका जो तबीयत है वो भी सही नहीं है और ये इतने से ही संतुष्ट हैं, ये अपने राज्य का बहुत बड़ा एक्सपेंशन नहीं करना चाहते। तो ऐसे में दौलत खां और आलम खां लोदी ये पहुंचते हैं बाबर के पास और बाबर को अपना दुखड़ा सुनाते हैं कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, एक आदमी है, उसको हराना है। तो बाबर ने कहा अच्छा ठीक है, इसमें हमको क्या मिलेगा। तो उनके सामने भी ऑफर रखा गया कि अगर आप हमारी मदद करेंगे इब्राहिम को हराने में तो आप अगर चाहेंगे तो हम आपको जागीर दे देंगे, एरिया दे देंगे और कुछ पैसे, कुछ हीरे मोती जवाहरात भी आपको दे देंगे। तो बाबर ने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन मैं अपनी सेना लेके जब भारत में एंटर करूंगा तो जो राजपूत रजवाड़े हैं वो उसका विरोध करेंगे तो क्या होगा। तो आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी तो भाई चिंता में पड़ गए कि भाई बात तो तुम्हारी सही है, तुम सेना लेके आओगे राजस्थान या पंजाब के रास्ते तो जो राजपूत राजा हैं वो आपको तो घुसने नहीं देंगे, क्योंकि बाबर ने कहा कि मैं तो इसके लिए 5 बार प्रयास कर चुका हूं। तो दौलत खां ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप हमें कुछ समय दीजिए, मैं आपसे फिर मिलता हूं। तो दौलत खां और आलम खां लोदी फिर से जो है भाग के पहुंचे मेवाड़, और मेवाड़ जब पहुंचे तो राणा सांगा से उन्होंने मुलाकात की और राणा सांगा से कहा कि सर, अभी आप इब्राहिम से युद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक विकल्प है, अगर आप उसमें साथ दे दें तो हमारा भी काम हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। राणा सांगा ने पूछा अच्छा बताइए क्या है।
तो दौलत खां और आलम खां लोधी ने कहा कि सर एक व्यक्ति है जिसका नाम है बाबर, वो बहुत अच्छा योद्धा है, लड़ने के नए नए तरीके वो जानता है और कई लोगों को वो हरा चुका है। मैंने पैसे दे करके उससे बात की है और वो इब्राहिम लोदी को हराएगा। बस एक रिक्वेस्ट आपसे ये थी कि जब बाबर अपनी सेना के साथ भारत में प्रवेश करे तो आप शांत रहिएगा और आप उसकी सेना पे अटैक मत करिएगा, बाबर को आने दीजिएगा, बाबर आएगा, इब्राहिम को हराएगा, फिर वापस चला जाएगा। राणा सांगा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके पहले अभी तक ऐसा हुआ नहीं था ना कि किसी को बुलाया गया हो और वो फिर भारत में ही टिक गया हो, ऐसा कभी हुआ नहीं था, ये पहला एक्सपीरियंस था। तो इसीलिए आप देखें कि बहुत जगहों पर इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि बाबर को दौलत खां लोधी, आलम खां लोधी और राणा सांगा तीनों ने इनवाइट किया था, जबकि इनवाइट दो लोगों ने किया था, इसमें सहमति ली गई थी राणा सांगा से। ठीक है, तो इस सहमति के बाद बाबर जो है वो भारत में प्रवेश करता है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा विश्लेषण करें, थोड़ी सी तुलना करें। जो बाबर 5 बार भारत पे आक्रमण करता है, सफल नहीं होता है, इस बार पानीपत में आने के लिए बाबर के लिए भारत के सारे दरवाजे खोल दिए गए। वो बाबर जो बहुत पहले ही भारत के राज्यों को जीतना चाहता था, आज वही बाबर भारत में निसंकोच प्रवेश कर रहा है। वही बाबर जो कई बार हार चुका था, आज वो बिना लड़ाई लड़े भारत में प्रवेश कर रहा है और भारत में प्रवेश ही नहीं बल्कि अपने तोप गोले बारूद के साथ प्रवेश कर रहा है। अब ऐसे में आप एक चीज देखेंगे कि ये पानीपत में आता है और पानीपत के मैदान में ये युद्ध होता है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इन लोगों ने पानीपत का मैदान ही क्यों चुना। देखिए बच्चों, जब योद्धा अपनी कैपेसिटी जानते हैं तो उसी हिसाब से वो अपने मैदान का चुनाव करते हैं। जैसे आप जाने हल्दी घाटी का मैदान हो जाए या फिर तराइन का मैदान हो जाए या फिर आप पानीपत का मैदान हो जाए या कुरुक्षेत्र का मैदान हो जाए। महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में क्यों हुई? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि महाभारत में सैनिक बहुत थे, योद्धा बहुत थे, उस हिसाब से मैदान चाहिए। अब पता चले कि आपको फुटबॉल का मैच कराना है और आप कबड्डी वाले ग्राउंड पे फुटबॉल का मैच करवा रहे हैं, पॉसिबल है? तो भाई फुटबॉल के लिए तो जगह ज्यादा चाहिए ना। तो सिंपल सी बात है, जिस तरह से राजा का तैयारी होता था उस हिसाब से वो अपने मैदान का चुनाव करते थे। हल्दी घाटी की लड़ाई में राणा प्रताप को यह बात पता थी कि मेरे पास केवल 20,000 सेना है, सामने अकबर 80,000 सेना लेके आएगा। 80,000 सेना और 20,000 सेना अगर मैदान में लड़ेगी तो हार जाएगी, क्योंकि बाबर के पास तोप गोले सब कुछ है। इसलिए उन्होंने एक ऐसे मैदान या ऐसी जगह का चुनाव किया जहां पर पहाड़ियां बहुत ज्यादा थी कि अगर गोले बारूद फटते भी हैं तो छिप जाएं और छिप के वॉर करें, गोरिल्ला युद्ध करें, है ना, आमने सामने की लड़ाई से बचें, क्योंकि संख्या में वो लोग ज्यादा है। इसलिए हल्दी घाटी के मैदान में राणा प्रताप सफल हो गए। पानीपत का मैदान पूरा एकदम खुला मैदान था और पानीपत का मैदान बाबर ने इसलिए चुना क्योंकि बाबर पहली बार भारत में तोप लेके आ रहा था और तोप का सही प्रयोग मैदानी क्षेत्र में अच्छा होता है। आजकल तो तोप बहुत ही वेल क्वालिफाइड की तोपें आ रही हैं, कहीं से कहीं भी फायर कर सकते हैं। उस जमाने में तोप उतने क्वालिफाइड नहीं थे और तोपों के लिए एक समतल मैदान की आवश्यकता होती है और सिंपल सी बात यह है कि जब वो ब्लास्ट होंगे तो 2-4 मीटर के आसपास की एरिया को डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन जब वही पहाड़ी गुफा टाइप की एरिया होगी तो उस पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए वो मैदान का चुनाव किया था ताकि वो युद्ध को जीत सके। अच्छा, दूसरा कारण और क्या था? बाबर के पास उतनी सेना नहीं थी, बाबर के पास केवल 25,000 सेना थी। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, एक तरफ 25,000 है, एक तरफ 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास सेना है, लेकिन फिर भी बाबर जीत जाता है। तो भैया एक बात का ध्यान रखना, सेनाओं के ज्यादा या कम होने से फर्क पड़ता तो है, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा फर्क पड़ता है स्ट्रैटेजी से। किससे? स्ट्रैटेजी से। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं आपसे,
जितना तगड़ा मुकाबला भारत का पाकिस्तान दे सकता है, उतना तगड़ा मुकाबला चाइना कभी भी भारत का नहीं दे सकता है। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना तो बहुत पावरफुल है, पाकिस्तान उसके आगे तो कुछ नहीं है, तो चाइना कैसे भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है? वो इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जो सिपाही हैं, इनको 12 महीने लेह लद्दाख, द्रास, सियाचिन जैसे ठंडी जगहों पर रहने की आदत है, ऊंचाई पर लड़ने की आदत है। जबकि चाइना में क्या होता है, 2 महीने 3 महीने तक ही वो पहाड़ों पर होते, उसके बाद वो नहीं होते, बहुत लंबे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और उनको ऊंचाई पर लड़ने का उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिस पोजीशन पे हम हैं वो हमारी पोजीशन बेहतर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कई बार संख्या बल काम नहीं करता है, स्ट्रेटजी काम करती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। क्या काम करती है? स्ट्रेटजी काम करती है। अब यहां देखें स्ट्रेटजी क्या आ रही है इसकी। पानीपत का पहला युद्ध बाबर वर्सेस इब्राहिम। अब इसमें आप देखेंगे बाबर ने इस युद्ध में तोप का, आर्टिलरी है ना, तोप का प्रयोग किया। बाबर ने इस युद्ध में तोप का प्रयोग किया। अली और मुस्तफा इसके तोपची थे। ध्यान रखना, अली और मुस्तफा इसके क्या थे? तोपची थे। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, बाबर ने तोप का प्रयोग किया, अली और मुस्तफा इसके क्या थे? तोपची थे। बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा नीति यानी कि तुगलमा पॉलिसी, ये क्या होती है मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तुगलमा नीति का प्रयोग किया, ठीक है। अब यहां पर और आगे बात कर लेते हैं। तुजुक ए बाबरी के अनुसार, ध्यान रखना, तुजुक ए बाबरी, आप जानते हैं तुजुक ए बाबरी क्या है, इसकी आत्मकथा है। तुजुक ए बाबरी के अनुसार कुछ बातें यहां पे मैं करना चाहूंगा। नंबर 1, बाबर की सेना में 25,000 सिपाही थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सबसे छोटी टुकड़ी बोले या बटालियन बोले, टुकड़ी में 150 सिपाही थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, जब जीत मिली तो 2000 सैनिक बचे थे। देख लीजिए, केवल 2000 सैनिक बचे थे। ये बाबर कह रहा है कि मुझे 2000 सैनिकों ने जीत दिलाई थी। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है, मैं चौथे पहर युद्ध जीत पाया। ठीक है, चौथा पहर का मतलब बिल्कुल शाम का वक्त, 5-6 बजे के आसपास का। इसमें क्या हुआ, बाबर कह रहा है कि पहले और दूसरे पहर में तो इब्राहिम लोदी ने कहर ढा दिया था, हमारे सैनिक तितर बितर हो गए थे, लेकिन तीसरे पहर में हमने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया और चौथे पहर में मुझे जीत मिल गई और मेरे पास केवल 2000 सिपाही बचे थे। ठीक है,
अब एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि तुगलमा नीति है क्या, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था, वो पॉइंट आप सब लोग लिख लेते तो अच्छा रहता। वो पॉइंट क्या है? इब्राहिम लोदी से जुड़ा हुआ। इब्राहिम एकमात्र सुल्तान था जिसकी हत्या, है ना, जिसकी हत्या युद्ध मैदान में हुई थी। युद्ध मैदान में हुई थी। ध्यान रखना यहाँ पे। अब आइए थोड़ा सा आप सब लोगों को बता देता हूँ ये तुगलमा नीति है क्या। दरअसल तुगलमा नीति दरअसल क्या है? युद्ध करने का एक स्ट्रेटजी है साथियों, ध्यान रखना। ये अपनी सेना को अलग अलग तरीके से सजाया करते थे। सेनाओं को इस तरीके से ये सजाया करते थे, जैसे इस तरह से सेनाएं होती थी। अब इस तरह की सेना जो होती थी, जैसे मान ले ये सेना जो है किसकी है? इब्राहिम की है। इब्राहिम की है। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये सेना जो है ये बाबर की है। अच्छा, एक खास बात क्या होती थी? एक खास बात ये होती थी भैया, है ना, एक खास बात ये होती थी कि बाबर के पास जो सेना थी वो संख्या में कम थी, लेकिन वो लड़ने में बड़े अच्छे थे। और एक बात ध्यान रखना, बाबर ने एक सेना की टुकड़ी एक्स्ट्रा बना रखी थी यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये थी कि विदेशी जो आक्रमणकारी आते थे या राजा जो आते थे, सुल्तान जो आते थे, वो बहुत वेल ड्रेस्ड नहीं होते थे। वो नॉर्मल ड्रेस में होते थे। ध्यान रखना, वो क्या है? वो नॉर्मल ड्रेस में होते थे ताकि उनको आसानी से कोई पहचान ना सके, है ना। जबकि भारत में क्या होता था कि भारत में कोई भी राजा युद्ध करने जाते थे तो इतना सज संवर के जाते थे कि आसानी से वो पहचान लिए जाते थे और सारा अटैक उन्हीं के ऊपर होने लगता था। जबकि विदेशी आक्रमणकारी इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई हमें पहचान ना सके। तो ये देखिए बाबर की टीम सज गई। बाबर ने क्या किया? यहां पर अली को बिठा दिया और यहां बिठा दिया मुस्तफा को। अब यहां पे शुरू हो गई तोप की लड़ाई। पहले तो तोप की लड़ाई होगी, अब यहां पे तोपें लगा दी इन्होंने। अब इस तरीके से युद्ध होता रहा ये युद्ध, है ना। अब कहा गया कि बाबर कुछ दिनों के बाद, जैसे यहाँ पे ये जो बैठा है ये बाबर है। हुआ क्या कि तीसरे पहर तक ये बाबर यहाँ पे पहुंच गया। जब बाबर यहाँ पहुंच गया तो ये हर तरफ क्या हुआ? इन सिपाहियों से घिर गया। लेकिन जो यहाँ पे सामने जो सिपाही थे ये उतने एक्टिव नहीं रह पाते थे, क्योंकि ये लोग इन्हीं पे अटैक करते थे। ज्यादा एक्टिव ये लोग थे पीछे वाले। तो ये दूसरे पहर तक लड़ाई चल रही थी और सभी सैनिक इन्वॉल्व हो गए थे। इन सैनिकों को इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या करना है। जब ऐसी सिचुएशन आई तो इन सैनिकों ने पीछे से आकर के अटैक कर दिया और इब्राहिम लोदी यहां था। अब इब्राहिम लोदी यहां था और इब्राहिम लोदी यहीं पकड़ा गया और यहीं मार डाला गया। ठीक है, फिर इसके बाद यहां से बाबर बच जाता है और बाबर यही कहता है कि मैं तीसरे पहर तक लगभग युद्ध हार चुका था, चौथे पहर में युद्ध जीता और मुझे 2000 सैनिकों ने जीत दिलाई। तो लगभग 3000-4000 सैनिक इसमें थे। ये भी लोग लड़े, मारे गए, केवल 2000 सिपाही बचे थे। ठीक है, केवल 2000 सिपाही बचे थे। अब साथियों बात ये आई कि जब 2000 सिपाही बचे थे तो आखिर बाबर ने भारत में अपनी पैठ कैसे बनाई। बाबर ने जो वादा किया था कि मैं आऊंगा, इब्राहिम को हराऊंगा और वापस जाऊंगा, आखिर ये वापस क्यों नहीं गया? और अगर ये वापस नहीं गया तो इसके पास केवल 2000 सिपाही थे, तो किसी भी भारत के राजा ने इसको मार के भगाया क्यों नहीं, या इसके साथ युद्ध क्यों नहीं किया? किसी और की तो छोड़ा जाए, दौलत खां और आलम खां लोदी ने क्यों इसका विरोध नहीं किया? क्या था इसके पीछे कारण? क्या थी शक्तियां और क्या ऐसा था जिसकी वजह से बाबर केवल 2000 सैनिकों के दम पर भारत में टिक गया
और उसके वंशजों ने आगे 300 साल तक राज किया। लेकिन ये आज नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो क्या कहते हैं, बाबर टू बी कंटिन्यूज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यानी मंडे दोपहर 12 बजे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक सभी को राम राम, जय हिंद।